गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीए राजेश खुराना आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैक्स नॉलेज विद सीए राजेश खुराना। दोस्तों, गिफ्ट लेना किसे पसंद नहीं है, और आज की डेट में अगर कहीं से गिफ्ट मिल जाए तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तो आज मैं आपको गिफ्ट के ऊपर जो इनकम टैक्स के प्रोविज़न है उनको डिस्कस करूँगा कि अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको इनकम टैक्स के प्रोविज़न के बारे में बताता हूं कि इनकम टैक्स के क्या क्या प्रोविज़न उस पर एप्लीकेबल है। दोस्तों, गिफ्ट किसी भी शेप में हो सकता है। जैसे आपको किसी से कैश, चेक या बैंक मतलब मॉनेटरी गिफ्ट मिले, या कोई गिफ्ट मिले जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी की शेप में, जैसे गोल्ड, ज्वेलरी या कुछ ऐसा, कुछ भी फर्नीचर, फिक्सचर, ये एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की शेप में गिफ्ट मिल सकता है, या फिर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की शेप में गिफ्ट मिल सकता है। तो ये सारी कैटेगरी गिफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। अगर ये आपको विदाउट एनी कंसिडरेशन मिलता है तो इसे हम गिफ्ट मानते हैं कि आपको किसी ने फ्री में ये चीज़ दे दी। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी गिफ्ट्स का क्या ट्रीटमेंट है। अभी आपको किसी से कैश, चेक, ड्राफ्ट या आपके बैंक में ट्रांसफ़र को आपको मॉनेटरी गिफ्ट देता है तो उस पर क्या क्या प्रोविज़न्स एप्लीकेबल होते हैं। तो मॉनेटरी गिफ्ट जो होता है, जो वो रिसीवर होता है, जो गिफ्ट का रिसीवर होता है, उसके हाथ में टैक्सेबल होता है एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट। और वो टैक्सेबल होता है कि अगर उसका 50,000 रुपये से ज़्यादा पूरे साल में एग्रीगेट 50,000 से ज़्यादा अगर उसको मॉनेटरी गिफ्ट कहीं से मिलता है, चाहे वो एक पर्सन से मिले, चाहे 2 से मिले, चाहे 10 पर्सन से मिले, अगर उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा मॉनेटरी गिफ्ट की हो जाती है विद इन ए ईयर, तो वो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 से नीचे अगर आपके रहते हैं तो उसकी एग्जम्पशन है कि 50,000 से नीचे अगर आपको कोई मॉनेटरी गिफ्ट मिल रहे हैं पूरे साल में तो वो माफ़ होते हैं, गिफ्ट टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन 50,000 से 100 रुपये भी ज़्यादा हो जाए पूरे साल में तो पूरे के पूरे जीरो से आप पे गिफ्ट टैक्स लग जाएगा। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी से गिफ्ट लेते हैं तो 50,000 रुपये से ज़्यादा गिफ्ट ना लें। अब मॉनेटरी गिफ्ट के केस में 50,000 की लिमिट तो हमें पता लग गई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एग्जम्प्ट हैं, जो गिफ्ट हम ले सकते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक चीज़ तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है कि अगर हम गिफ्ट किसी अपने रिलेटिव से लेते हैं, रिलेटिव ऐसा नहीं कि किसी भी कज़न से या किसी से भी ले लिया, रिलेटिव की भी डेफिनेशन इनकम टैक्स में दी गई है। तो मैं मोटे मोटे आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आप किस किस से गिफ्ट ले सकते हैं, ताकि आपको गिफ्ट जिस पे आपको गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो गिफ्ट टैक्स हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, फादर मदर आप ले सकते हैं, अपने ब्लड रिलेशन में भाई से ले सकते हैं, सिस्टर से ले सकते हैं, भाभी से ले सकते हैं, आप अपनी जीजा जी से ले सकते हैं, साले से ले सकते हैं, सलहाज से जो साले की वाइफ होती है उससे ले सकते हैं, आप अपने सांडू जो साली का हस्बैंड होता है उससे ले सकते हैं, आप अपने मामा से, मामी से, चाचा से, चाची से, दादा से, दादी से, मौसा से, मौसी से, इन सब से ले सकते हैं। फिर आप अपने बेटे से, बहू से, बेटी से, दामाद से, ये सब कैटेगरी आते हैं। इसमें काफ़ी सारी इनकम टैक्स में रिलेटिव की डेफिनेशन दी गई है, तो वो सब इसमें कवर होते हैं। उनसे अगर गिफ्ट लेते हैं तो आपको उस गिफ्ट पे एनी नंबर मतलब एनी अमाउंट, किसी भी इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो उनसे अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो वो आपको गिफ्ट पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जैसा कि मैंने अपनी क्लबिंग वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं या स्पाउस, मतलब वाइफ हस्बैंड को देती है या हस्बैंड वाइफ को देता है, मतलब गिफ्ट टू स्पाउस, और अगर आप अपने सन की वाइफ को मतलब अपनी बहू को कोई गिफ्ट देते हैं तो आपको ज़रा क्लबिंग के प्रोविज़न का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस गिफ्ट के ऊपर की जो इनकम होती है वो आपके हाथों में क्लब हो जाएगी। आप इसके लिए मेरी क्लबिंग की वीडियो देख लीजिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ का ध्यान रख के गिफ्ट दो कि आप उसके ऊपर वाली इनकम आपके हाथों में क्लब होगी बस, बाकी गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है।
अब ये बात करी थी मैंने इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल और HUF दोनों पे ये प्रोविज़न गिफ्ट के एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो HUF का मेंबर यदि कोई उसको गिफ्ट देता है HUF को अपनी, तो भी वो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब एक एग्जम्पशन तो रिलेटिव से हो गई, दूसरी है कि अगर आपको कोई गिफ्ट आपकी मैरिज के ऊपर मैरिज में मिलता है तो उस पे भी कोई गिफ्ट टैक्स नहीं, उस गिफ्ट पे भी कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। तो मैरिज के ओकेज़न पे अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो चाहे आपको जितना मर्जी गिफ्ट मिले, किसी भी शेप में मिले, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, उस पर कोई टैक्स नहीं है। आपको किसी विल के अंडर कोई चीज़ मिल रही है कि किसी ने विल लिखी है, आपके पेरेंट्स ने या आपके किसी रिलेटिव ने किसी विल के ऊपर आपको कि भाई ये मेरी डेथ के बाद आप पे विल के बेस पे आपको कुछ मिलता है पैसा, तो उस पे भी आपको टैक्स नहीं है। आपको किसी अगर आपने ये सोच के किया कि मेरी डेथ हो जाएगी और मैं उस डेथ की कंटेम्पलेशन में मैं आपको गिफ्ट देता हूँ किसी को, कि मैं लिख देता हूँ कि नहीं, मैं ये सोच के गिफ्ट दे रहा हूँ कि भाई मेरी तो डेथ होने वाली है तो मैं इसके नाम ये चीज़ कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसी लोकल अथॉरिटी से आपको अगर कोई चीज़ आपको पैसा मिलता है, किसी ट्रस्ट से, एजुकेशन ट्रस्ट से या किसी फाउंडेशन से, यूनिवर्सिटी से, किसी हॉस्पिटल से आपको कुछ पैसा मिलता है या किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा मिलता है, तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि ये जो मैंने ऊपर मैरिज वाली बात करी थी कि मैरिज पे आपको गिफ्ट टैक्स, मैरिज पे जो आपको गिफ्ट मिलता है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी पार्टी करें, बर्थडे पार्टी हो गई, आप एनिवर्सरी मना रहे हैं, उस पर जो गिफ्ट मिल रहे हैं उस पर टैक्स, वो सब टैक्सेबल है। सिर्फ और सिर्फ मैरिज के ओकेज़न पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपको जो गिफ्ट मिलते हैं उनके ऊपर। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि उसकी गिफ्ट की, जो मैंने शुरू में बताया, गिफ्ट की एग्रीगेट वैल्यू 50,000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। कि अगर रिलेटिव या ये जो एग्जम्पशन मैंने ली है इसके अलावा आप लेते हैं किसी और से, तो उसकी 50,000 रुपये से ज़्यादा आपकी एग्रीगेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड हम आते हैं किसी मूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अगर वो हमें कहीं से मिली तो वो टैक्सेबल होती है। कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन लेते हैं तो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है। और अगर हमने कंसिडरेशन दिया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और हमें वो 80 लाख रुपए में हमने ले ली, तो 20 लाख रुपए जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो जाता है। या विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे हमें टैक्स लगता है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के ऊपर का जो रूल है वो है कि आप पहले तो 5% था, कि अगर स्टैम्प ड्यूटी आप देखेंगे कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी कितनी है, तो अगर वो स्टैम्प ड्यूटी आपकी जो कहती है उस स्टैम्प ड्यूटी से कम पे आप अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपये से अगर ऊपर है या 10% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज़ हायर, दोनों में से वो कैलकुलेशन देख लेंगे कि अगर तो 50,000 या जो डिफरेंस है वो एक्चुअल जो आप कंसिडरेशन दे रहे हैं, मैं इसको एग्जांपल से भी समझा दूंगा, लेकिन आप पहले प्रोविज़न समझ लीजिए कि उसमें आप एक्चुअल जो कंसिडरेशन है उसका 10% या 5%, सॉरी 550,000, दोनों में से जो हायर है उस अमाउंट को लेंगे। और अगर वो उससे ज़्यादा होता है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ कि मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की स्टैम्प वैल्यू है। प्रॉपर्टी तो हो सकता है 2 करोड़, 1.5 करोड़ की हो, 2 करोड़ की, लेकिन स्टैम्प वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है वो मान लीजिए 1 करोड़ है और आपने 80 लाख रुपीस उसको दिए, तो एक्चुअल कंसिडरेशन क्या आ गया आपका 80 लाख रुपीस। तो 80 लाख का 10% हो गया 8 लाख रुपए और 50,000, ठीक है। तो 50,000 और 8 लाख विच इज हायर, तो 8 लाख हायर है, लेकिन आपने प्रॉपर्टी के दिए हैं
मतलब 8 लाख का डिफरेंस चल सकता था कि भाई चलो 1 करोड़ रुपए की अगर प्रॉपर्टी है, स्टैम्प ड्यूटी है, तो आप 92 लैक्स तक अगर उसे देते तो अब चल जाता। बट आपने 80 लाख दिए हैं तो वो डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो वो जो 20 लाख के ऊपर है वो उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, तो वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन माना जाता है। और किसी को प्रॉपर्टी आपने फ्री ही गिफ्ट दे दी, सीधा फ्री गिफ्ट दे दी कि भैया ठीक है जी प्रॉपर्टी दे दी, वो आपको पूरी की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, स्टैम्प वैल्यू, उस पर आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ जाएगा। बट इसमें भी सेम एग्जम्पशंस हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी मॉनेटरी में, कि अगर आपको प्रॉपर्टी किसी रिलेटिव से मिलती है, रिलेटिव का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डिटेल कि क्या रिलेटिव की डेफिनेशन है, उसके बारे में एग्जांपल पहले ही दे चुका हूँ। आपको किसी ट्रस्ट से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी जो मैंने वहाँ पर एग्जाम्पशन दी हैं वो सारी की सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी एग्जाम्पशन एप्लीकेबल होती हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पशन सेम है। तो और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी एग्जाम्पशन सेम है कि आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो मूवेबल प्रॉपर्टी में भी एग्जाम्पशन सेम है। तो आप अगर मूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें वही मॉनेटरी वैल्यूएशन कर लेंगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देख लेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी की कि वो 50,000 से अगर कम आ रही है एग्रीगेट में पूरे साल से तो गिफ्ट पे कोई उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर 50,000 से जैसे ही उसकी एग्रीगेट बढ़ गई तो उस पर टैक्स लग जाएगा, और टैक्स रिसीवर के हाथों में लगता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो बस आज की जो वीडियो है आपके लिए इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।